ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग में लेसन नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। अब उसमें अपने तरलता के गुणोत्तर पॉइंट नंबर 8 है कि तरलता के गुणोत्तर के अंदर प्रत्येक धंधे का भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने का होता है। धंधा की लाभ कमाने की क्षमता, उसकी शाख पात्रता इधर ईंधन प्रदान करती है। शाख पात्रता कंपनी को आर्थिक संपन्नता पर आधार रखती है, यानी कि कंपनी की शाख कैसी है उसके ऊपर उसकी लाभ कमाने की क्षमता रहती है। इस पद्धति में संपन्नता दो दृष्टिबिंदु से मापी जा सकती है, एक तो दीर्घकाल की संपन्नता और दूसरी अल्पकाल की संपन्नता। यानी हिसाबी पद्धति में संपन्नता दो दृष्टिबिंदु से कि लंबे समय की संपन्नता और अल्पकाल की संपन्नता। अब जो अल्पकाल की संपन्नता को तरलता कहते हैं कि 1 वर्ष से कम समय के लिए हो तो अल्पकाल की समानता। तरलता अर्थात धंधा की इकाई की अल्पकाल के दायित्व चुकाने की क्षमता। अल्पकाल के दायित्व अर्थात चालू दायित्व अभ्यासक्रम के अनुसार अपने निम्नलिखित गुणोत्तरों का अध्ययन करेंगे और उसको गुणोत्तर अनुपात के प्रमाण में स्वरूप में ही दर्शाया जाता है। इसमें पहला है चालू गुणोत्तर और दूसरा है प्रवाही गुणोत्तर। अब चालू गुणोत्तर ये क्या है? चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व के बीच का संबंध दर्शाता है। तो चालू गुणोत्तर क्या दर्शाता है? चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच का संबंध दर्शाता है। इसलिए अपने चालू संपत्तियों के सामने चालू दायित्व का प्रमाण कितना है यह गुणोत्तर द्वारा अपने जान सकते हैं। अब चालू दायित्व की अपेक्षा चालू संपत्ति का प्रमाण अधिक हो तो धंधा के इकाई की तरलता अधिक तरलता अर्थात अल्पकाल की अधिक संपन्नता। अब इसमें सूत्र इतना ही है कि चालू गुणोत्तर बराबर चालू संपत्तियां बटे में चालू दायित्व। अब अपने जब आर्थिक साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब के अंदर पक्की तलपट के अंदर चालू संपत्ति चालू दायित्व के बारे में सीख चुके हैं, तो चालू संपत्ति में किसका समावेश होगा? तो चालू संपत्ति के अंदर जो रोकड़ के स्वरूप में हो या तो रोकड़ के समान हो, समकक्ष हो, और जिसका 12 मास से अंदर रोकड़ या रोकड़ समान में रूपांतर हो सकता हो, ये इसका समावेश होता है। उसमें चालू विनियोग, स्टॉक के अंदर फुटकर औजारों के अलावा लेने का व्यापारी लेना, यानी लेनी हुंडी और देनदार में से दुबत ऋण अनामत घटाने के बाद लेने का, रोकड़ और रोकड़ समान, हाथ पर की रोकड़, बैंक शेष, हाथ पर के चेक, ड्राफ्ट, अल्पकाल की जो लोन ली हो वो एडवांस हो, पेशगी चुकाए खर्च हो, मिलनी बाकी आए, पेशगी चुकाए कर आदि, इसका चालू संपत्तियों में समावेश होगा। अब चालू दायित्व अर्थात क्या कि जो दायित्व जिनका भुगतान 12 मास की समय अवधि के दौरान ही करना हो, उसमें अल्पकाल के लिए ऋण व्यापारी देना यानी देनी हुंडी, लेनदार दीर्घकाल के दायित्व के रूप में चुकाने पात्र रकम, चढ़ा परंतु नहीं चुकाया देना, चढ़ा परंतु नहीं चुकाया ब्याज, कोई अदद खर्च हो, नहीं मंगाया गया डिविडेंड, पेशगी प्राप्त हफ्ता हो, अल्पकाल के लिए प्रावधान का इसमें समावेश होता है। इस गुणोत्तर का उद्देश्य क्या है कि धंधा के अल्पकाल के दायित्व चुकाने की क्षमता का मापन माना जाता है। अब इस गुणोत्तर झुकाव में इस गुणोत्तर का प्रमाण उद्योग में बदलता है। सामान्य से यह गुणोत्तर 2:1 के प्रमाण में इच्छनीय गिना जाता है। प्रमाणित गुणोत्तर की अपेक्षा वास्तविक गुणोत्तर अधिक हो तो ब्याज का नुकसान खड़ा होता है, और वास्तविक गुणोत्तर कम हो तो उत्पादन की प्रक्रिया में विक्षेप खड़ा होता है। इसलिए इसका प्रमाणित माप इच्छनीय है। अब यहाँ पे चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाने पर बड़े अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी भी ढूंढनी आएगी कि कार्यशील पूंजी ढूंढनी हो तो उसमें चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाने पर जो अंतर की रकम आती है उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब उसके अंदर चालू संपत्तियों और चालू दायित्व में चालू गुणोत्तर प्रमाण में चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी। अब जो उदाहरण नंबर 11 है
इसमें पी कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर अपने चालू गुणोत्तर की गणना करने की है। अपने चालू गुणोत्तर क्या दिया? देनदार, लेनी हुंडी, डुबत्रीण, अनामत, स्टॉक, रोकड़ और रोकड़ समान, मशीनरी, फर्नीचर, देनी हुंडी, अल्पकाल की लोन, अदद खर्च का समावेश किया। अब अपने सूत्र तो इतना ही है कि चालू गुणोत्तर बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, लेकिन अपने को चालू संपत्तियां यहाँ ज्ञात करनी पड़ेगी। चालू संपत्ति ज्ञात करने तो क्या करना? पहले देनदार लेने का। देनदार आपको लिया है 1,80,000, लेनी हुंडी लिखी है 30,000। अब देनदार और लेनी हुंडी दोनों को क्या करो तुम? जोड़ दो। 1,80,000 प्लस 30,000 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2,10,000 आएगा। अब उसमें से डुबात्री अनामत को माइनस कर देगा। अपने पास में डुबात्री अनामत 10,000 दिया है, तो डुबात्री अनामत को 10,000 माइनस करो तो कितना बचेगा? 2,00,000। अब 2,00,000 आ गया। फिर उसके बाद में आपको स्टॉक दिया है, तो स्टॉक 30,000, रोकड़ और रोकड़ समान 45,000, तो कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,00,000, 2,75,000 हो जाएगा। ये चालू संपत्तियां अपने को प्राप्त हुई। अब अपने चालू दायित्व ज्ञात करेंगे। चालू दायित्व ज्ञात करने का क्या लेने का है? देनी हुंडी। अपने को देनी हुंडी दी है 20,000, अल्पकाल की लोन दी है 90,000 और अदद खर्च दिया है 27,500। ये सबको जोड़ दो तुम। 20,000 प्लस 90,000 प्लस करो 27,500, तो कितना आएगा? 1,37,500। अब ये मिल गया। फिर अपने सिर्फ सूत्र में कीमत ही डालने की है कि चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो अपने चालू संपत्तियां कितनी आई? 2,75,000। चालू संपत्तियां 2,75,000, उसको भाग दे दो तुम 1,37,500, तो कितना मिलेगा? 2। अब गुणोत्तर ज्ञात करना है, એટલે हमेशा नीचे बटे में कुछ ना, तो अभी अपने 2:1 लिख देने का, और इसका आंसर जो भी चालू गुणोत्तर का आंसर लिखेंगे वो अनुपात में लिखा जाएगा। अब दूसरा है आर के लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से चालू गुणोत्तर और कार्यशील पूंजी की गणना कीजिए। अपने पास में देनदार, जमीन, मकान, अदद खर्च, चालू विनियोग, लेनदार, डुबत्री अनामत, लेनी हुंडी, फर्नीचर, गैर चालू विनियोग, रोकड़, सामान, देनी हुंडी और स्टॉक का दिया है। पहले अपने चालू गुणोत्तर, चालू संपत्ति ढूंढेंगे और फिर चालू दायित्व ढूंढेंगे। अब चालू गुणोत्तर बराबर चालू संपत्तियां बटे में चालू दायित्व। अब चालू संपत्तियों के अंदर पहले क्या है? देनदार लेने का। देनदार कितना अपने पास में? 90,000। फिर उसके अंदर लेनी हुंडी प्लस कर दो 30,000, तो लेनी हुंडी प्लस की तो कितना है? 1,20,000। अब उसमें से अपने को डुबत्रीण अनामत दिया हुआ है 20,000, तो डुबत्रीण अनामत माइनस कर दो तो कितना मिलेगा? 1,00,000 आ जाएगा। फिर अपने चालू विनियोग दिया है, चालू विनियोग 30,000, रोकड़ और रोकड़ समान 30,000 और स्टॉक दिया हुआ है तुमको 60,000। ये सबका जोड़कर 30,000, 30,000, 60,000, 1,60,000 और 60,000, 2,20,000 चालू संपत्तियां आई। अब उस तरह से अपने चालू दायित्व ज्ञात करेंगे। चालू दायित्व में अपने क्या जोड़ेंगे? लेन, अदद खर्च। अदद खर्च अपने को दिया है 40,000, लेनदार कितना दिया हुआ है? 60,000 और देनी हुंडी दी है तुम लोगों को, देनी हुंडी 20,000, तो उसका समावेश 40, 60 और 20 એટલે 1,20,000। अपने यहाँ पे भले एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, ज़मीन मकान दिया हुआ है, फिर फर्नीचर दिया हुआ है, उसके बाद में गैर चालू विनियोग दिया हुआ है, उसको अपने समावेश करना नहीं है। चालू संपत्ति और चालू दायित्व को ही देखना है इसलिए। तो अपने पास में चालू संपत्तियाँ आई 2,20,000 और चालू दायित्व आया अपने पास में 1,20,000, तो 2,20,000 को भाग दे दो 1,20,000 से, तो कितना आएगा? 1.83। यह अनुपात में मिल गया। अब बोला है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी ज्ञात करने का सूत्र चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अपने चालू संपत्तियां ढूंढ लिए 2,20,000, उसमें से माइनस कर दो 1,20,000, तो कितना आएगा? 1,00,000 रुपया जो आई है कार्यशील पूंजी। अब 13वां सवाल क्या दिया है
कि एम लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से चालू गुणोत्तर की गणना कीजिए। यहाँ पे तो चालू गुणोत्तर की गणना करने की है तो अपने यहाँ पे चालू संपत्ति, चालू गुणोत्तर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब यहाँ पे चालू संपत्ति अपने को कितनी दिए, 1,50,000। चालू दायित्व नहीं दिए हैं परंतु कार्यशील पूंजी दी गई है, इसलिए अपने कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। कार्यशील पूंजी कितनी दी है, 60,000। चालू संपत्तियाँ दी 1,50,000। तो चालू दायित्व ढूंढना है तो चालू संपत्ति में से कार्यशील पूंजी माइनस कर दो तो चालू दायित्व कितना मिलेगा, 90,000 मिलेगा। अब सूत्र में कीमत डाल सकते हैं कि चालू संपत्तियाँ 1,50,000 और चालू दायित्व अपने 90,000 ढूंढा, तो 1,50,000 को 90,000 से भाग दे दो। 1,50,000 भाग कर दो 90,000 तो आएगा तुम्हारे पास में गुणोत्तर 1.67 अनुपात 1, 1.67 अनुपात 1 करने का। अब ये हो गया जो अपने चालू गुणोत्तर के बारे में समझा। सिर्फ सूत्र में चालू संपत्ति, चालू दायित्व, चालू संपत्ति और चालू दायित्व जिसको याद होगा तो इस सूत्र से जल्दी सवाल आ जाएगा। अब अपने प्रवाही गुणोत्तर देखेंगे। प्रवाही गुणोत्तर में प्रवाही गुणोत्तर प्रवाही संपत्तियाँ और चालू दायित्व के बीच का संबंध दर्शाता है। उसमें प्रवाही गुणोत्तर में प्रवाही संपत्तियाँ और चालू दायित्व के बीच का संबंध दर्शाता है। अब प्रवाही संपत्तियों के सामने चालू दायित्व का प्रमाण कितना है, यह गुणोत्तर द्वारा अपने दर्शा सकते हैं। यह गुणोत्तर भी धंधा की तरलता ही बताता है। चालू संपत्तियों में जो स्टॉक है, पूर्वदत्त खर्च है, वो घटाने के बाद की रकम को प्रवाही संपत्ति कहलाती है। हमने जो चालू संपत्तियाँ ढूंढी है उसमें से क्या करने का, स्टॉक और पूर्वदत्त खर्च को माइनस कर देने का। अब सूत्र प्रवाही गुणोत्तर बराबर प्रवाही संपत्तियाँ बटे में चालू संपत्तियाँ। प्रवाही संपत्तियाँ अर्थात ऐसी संपत्तियाँ जिनका शीघ्रता से रोकड़ समान में रूपांतरण हो सकता हो। अब चालू दायित्व में जिस प्रकार से चालू गुणोत्तर में ध्यान में लिया जाता है उसी प्रकार से ही ध्यान में लिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि इस गुणोत्तर का उद्देश्य चालू दायित्व चुकाने की गति तेज रखता है। तेज गति गुणोत्तर के रूप में पहचाने जाता है और इस गुणोत्तर के अंदर गुणोत्तर में संपत्तियों को रोकड़ में रूपांतरण करने का समय 12 मास दर्शाता नहीं है। चालू गुणोत्तर की तुलना में चालू दायित्व चुकाने की तेज गति की क्षमता कितनी रखता है वो जान सकते हैं। अब यहाँ पे 14 उदाहरण है कि SL लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी पर से प्रवाही गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। अब अपने प्रवाही गुणोत्तर ज्ञात करना है तो सूत्र चालू प्रवाही संपत्तियाँ बटे में चालू दायित्व। अब अपने पास में प्रवाही संपत्तियाँ में चालू संपत्तियाँ दी हुई है तुमको 2 लाख। अब जब 2 लाख में से क्या करना है, स्टॉक माइनस करना है और पूर्वदत्त खर्च माइनस करना है। यानी स्टॉक 30,000 है और पूर्वदत्त खर्च 10,000 है तो 40,000। 2 लाख में से अपने 40,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1,60,000 जो प्रवाही संपत्तियाँ ज्ञात। अब अपने चालू दायित्व सवाल में दिया हुआ है 1,60,000 तो सूत्र के अंदर कीमत डालो। प्रवाही संपत्तियाँ हैं 1,60,000 और चालू दायित्व भी 1,60,000 है, इसलिए उसका अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा। अब उसके बाद में अपने इसमें भी चालू गुणोत्तर प्रवाही गुणोत्तर की गणना करने की है। आई लिमिटेड के में नीचे दी जानकारी पर से। अब उसमें जानकारी अपने को दी है, रोकड़ समान कितनी है, देनदार कितना, लेनी हुंडी, स्टॉक, चालू विनियोग कितना है, लेनदार, देनी हुंडी, अदद खर्च, आयकर का प्रावधान दिया। उसके ऊपर से अपने पहले ही चालू संपत्तियां और चालू दायित्व ढूंढेंगे। अब चालू गुणोत्तर चालू संपत्तियां बटे में चालू दायित्व। अब पहले अपने चालू संपत्तियां ढूंढेंगे तो रोकड़ है अपने 1,80,000, देनदार है 1,20,000, लेनी हुंडी है 60,000, चालू विनियोगी 1,00,000 और स्टॉक है 1,40,000। ये सबको जोड़ दोगे तो 1,80,000, 1,20,000, 60, 1,00,000, 1,40,000 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 6 लाख आएगा। इस तरह से अपने चालू दायित्व ढूंढेंगे। लेनदार दिया है 2 लाख,
देनी हुंडी दी है 1 लाख, अदत्त खर्च दिया 80,000, आयकर का प्रावधान 80,000। ये सबको जोड़ा तो कितना मिला? 4,60,000। अब सूत्र में कीमत में डाल दो। चालू संपत्तियाँ 6 लाख, बटे में चालू दायित्व है अपने 4,60,000। तो उसका अनुपात कितना निकलेगा? तो 6 लाख को 6 लाख को भाग दे दो 4,60,000 से, तो कितना मिलेगा? 1.30 अनुपात 1 करने का, 1.30 अनुपात 1 कर देने। अब प्रवाही गुणोत्तर बोला तो क्या करने का है? प्रवाही संपत्तियां और चालू दायित्व। चालू दायित्व तो अपने ढूंढा हुआ है, खाली प्रवाही संपत्तियां ढूंढने की। उसमें चालू संपत्तियां अपने ढूंढ दी है 6 लाख ढूंढी, उसमें से अपने क्या घटा देने का है? सिर्फ ऑनली स्टॉक ही है, तो स्टॉक 1,40,000 घटा देंगे, तो कितना आएगा? 4,60,000। तो प्रवाही गुणोत्तर में क्या आएगा? प्रवाही संपत्तियाँ 1,60,000 है, सॉरी ये प्रवाही संपत्तियाँ हैं 4,60,000 और चालू दायित्व भी 4,60,000। तो इसका अनुपात कितना आएगा? 1:1 आएगा। अब यहाँ पे अपने चालू संपत्तियों और चालू दायित्व का चालू गुणोत्तर के साथ संबंध क्या है? कि चालू गुणोत्तर दो बातों में से, रकमों में से उदय होता है। एक तो चालू संपत्ति में से और दूसरा चालू दायित्व में से। और चालू संपत्ति और चालू दायित्व के कमी वृद्धि की असर चालू गुणोत्तर पर होती है। चालू संपत्ति में वृद्धि तो चालू गुणोत्तर में वृद्धि, चालू संपत्ति में कमी तो चालू गुणोत्तर में कमी। अब चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच सीधा संबंध है कि चालू दायित्व में वृद्धि होगी तो चालू गुणोत्तर में कमी हो जाएगी, चालू दायित्व में कमी होगी तो चालू गुणोत्तर में वृद्धि होती। अब यहाँ पे चालू दायित्व और चालू गुणोत्तर के बीच का व्यस्त संबंध दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे देखा चालू दायित्व में वृद्धि होती है तो चालू गुणोत्तर में कमी हो जाती है, जब चालू दायित्व कमी होती है तो चालू गुणोत्तर में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे टिप्पणी में दिया है कि चालू संपत्तियाँ और चालू दायित्व का प्रवाही गुणोत्तर के साथ का संबंध भी इस प्रकार का है। प्रवाही गुणोत्तर में वृद्धि तो प्रवाही संपत्ति में वृद्धि तो प्रवाही गुणोत्तर में वृद्धि, और प्रवाही संपत्ति में कमी तो प्रवाही गुणोत्तर में कमी। और जो चालू दायित्व बढ़ता है तो प्रवाही गुणोत्तर घटता है, और चालू दायित्व घटता है तो प्रवाही गुणोत्तर बढ़ता है। अब उसके बाद अपने जो 9 नंबर का पॉइंट आएगा तो संपादन के गुणोत्तर, लेकिन इस साल के जो कोर्स में कमी की है तो उसके अंदर ये जो संपन्नता के गुणोत्तर के बारे में समझना नहीं है। ये इसका जो 5.4 पॉइंट है उसको अपने करने का नहीं है। अब जो आगे का वीडियो में आगे के बारे अपने आगे जो 9 नंबर का पॉइंट को कैंसिल कर दिया है, अब उसके बाद का जो पॉइंट है वो आएगा, उसके बारे में समझेंगे।